किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात को वे उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसका साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यही ले आएंगे। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुद्र को लांघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बिया, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान है। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी ना हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राज को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक न समझ और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी है? वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंहल द्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह 7 समुंदर पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौट कर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूं? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वे थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी।
और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बाला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सिंहल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूं, इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है, वह दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहां से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है, उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहां ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी का सारा जान छिपा है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक खूबी यह भी है कि तुम सबको देख सकोगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। यकायक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूं कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं।
पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह युक्ति जंच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक हृष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूं, बारात सजाकर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजाकर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में से उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। यह दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गई। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। कई वर्षों पूर्व दानिश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों संग रामपुर नामक गांव में निवास करता था। वह हर कार्य में विलंबित रहता था और अपने पूर्वजों से मिली संपत्ति को बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। सुनिए, संपत्ति बेचकर कब तक खर्च चलाएंगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप नौकरी क्यों नहीं कर लेते या कोई व्यवसाय शुरू कर लीजिए। इस प्रकार संपत्ति बेचते रहेंगे तो घर भी नहीं बचेगा। अरे, तुम भी मुझे उपदेश देने लगी। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह परिवार का भरण पोषण करूंगा। आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, आपने खेती की जमीन के टुकड़े टुकड़े बेचकर घर चला लिया। इसके बजाय आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बेचूंगा। आप मुझे ज्ञान देना बंद करो। दानिश अपनी पत्नी पर क्रोधित हो जाता है, परंतु वह उसे यह कहकर शांत कर देता है कि वह काम नहीं करेगा और ना ही करना चाहता है। इसके बजाय वह पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करता है और अंततः एक निर्णय लेता है। अगले ही दिन वह गांव के विभिन्न साहूकारों से मिलने जाता है। क्या खबर है दानिश, इस तपती धूप में तुम आ गए? तुम्हें देखकर हैरानी हो रही है। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए।
इसलिए मैं सुबह से यहाँ हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। ये बात सच है कि आप बिना सौदे के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आप विरासत में मिली संपत्ति से पूरा पैसा उड़ा लेते हैं। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो हीरालाल। मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। सच में? आपने खेती करने के बजाय जमीन बेच दी और अब आप शहर में व्यवसाय कैसे करेंगे? संपत्ति बेचना ना बेचना मेरी इच्छा है, आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप करेंगे मेरी मदद? अच्छा, देखते हैं। वैसे वह विचार क्या है, यह तो बताओ। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? मैं अपना विचार तुम्हारे सामने क्यों प्रकट करूं? आपकी मर्जी। लेकिन यह बताइए कि आप यहां क्यों आए हैं? ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मुझे अभी 10,000 दे सकते हैं तो मैं इस महीने के अंत तक 10,000 वापस कर दूंगा। क्या आप मुझे 10,000 देंगे? अगर मैं तुम्हें अभी 100 दूं तो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? दानिश, यह मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यह पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूं? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हो? आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है। आप उस घर को मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिख सकते हैं ताकि आप भी सुरक्षित महसूस करें। दानिश के शब्दों ने हीरालाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था कि ऋण के रूप में पैसे उधार देना, वह भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, उसके लिए मुनाफे का सौदा है। ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति एक पर 2 ब्याज के रूप में लूंगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का भुगतान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, यह रहा पैसा। हीरालाल ने दस्तावेज में सारी बातें लिखकर ब्याज सहित पैसे उधार दे दिए। दानिश खुशी खुशी वहां से चला गया। दानिश ने इसी तरीके से गांव के सभी धनाढ्य लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे काफी सारा धन इकट्ठा कर लिया और सभी में अधिक लाभ कमाने की आशा जगाई। दिन के अंत में वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी अपर्णा से गर्व से कहने लगा, अपर्णा, तुम हमेशा मुझे आलसी कहती हो, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना पैसा है। अरे, इतने सारे पैसे! ये धन कहां से आया? मैंने इसे अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे पता है कि तुम इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, तुमने कौन सी चाल चली है? मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है और उन्होंने मुझे ब्याज पर पैसे उधार दिए हैं। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान, नहीं। एक से लिया तो गिरवी रखना पड़ा, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया। नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं पास के गांव में व्यापार करूंगा। हम लाभ का हिस्सा लेंगे और उन अमीर लोगों से उधार लिया हुआ पैसा चुका देंगे। ये क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यापार करोगे? क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? उन सभी लोगों को यह पैसा कैसे लौटाओगे? अभी हमारे पास ये घर तो है, लगता है यह भी बिक जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। जाने दो, जो करना है करो। अगले ही दिन दानिश पड़ोसी गांव जाने लगा। वह एक जंगल से गुजर रहा था। तब उसने अपने रास्ते में एक ऋषि को देखा जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। दानिश ने ऋषि के सामने एक सांप को देखा और ऋषि को सतर्क करने की कोशिश करने लगा। आदरणीय ऋषि जी, आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए दानिश ने सांप को दूसरी दिशा में फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर चौंक गए। तुम कौन हो बालक? तुम क्यों चिल्ला रहे थे और मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मेरा नाम दानिश है और मैं रामपुर में रहता हूँ। मैं अंबला जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह सांप आपके पैर में दस लेता। मुनिवर, उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए दानिश ने वह सांप दिखाया जिसे उसने फेंका था। दानिश के कार्य से प्रसन्न होकर ऋषि ने उससे कहा, बहुत अच्छा,
बालक, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सभी शक्तियों के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। दानिश कुछ देर सोचता है, फिर अपने हाथ में रखे रुपयों की थैली की ओर इशारा करता है और अपनी इच्छा के बारे में ऋषि से बात करता है। प्रिय ऋषि, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दें जिससे जिन्होंने भी मुझे पैसा उधार दिया है वे मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस न मांगे। प्रिय बालक, यह वरदान मानने से पहले 2 बार सोचो। मुनिवर, मुझे विश्वास है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे यह पैसा वापस मांगे। अगर वे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा, अपना घर बना पाऊंगा, कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय में पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर, मेरी आपसे विनती है कि कृपया मुझे वह वरदान दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुम्हें पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे तुमसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। प्रिय ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मुनि। खुश रहो, अब तुम जा सकते हो। ऋषि से विदा लेने के बाद दानिश वरदान को लेकर अत्यंत उत्साह से अभिभूत होता है और पास के गांव में अपने मित्र हिमांशु से मिलने उसके निवास स्थान की ओर प्रस्थान करता है। दानिश ने हिमांशु से मिलते हुए कहा, बहुत समय हो गया मित्र, सब कुछ कैसा चल रहा है? हिमांशु ने हंसते हुए उत्तर दिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम अभी भी कुंवारा हो? दानिश ने जवाब दिया, मुझे शादी में रुचि नहीं है, इसलिए गांव से भाग गया। मैं अपने व्यापार से संतुष्ट हूं। दानिश ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, परंतु हिमांशु से धन उधार देने के व्यापार में सहायता की मांग की। उसने कहा, मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस पैसे को ब्याज पर उधार देकर व्यापार करें। आप एक हिस्सा रखिए और मुझे 4 हिस्से दें। हिमांशु ने सहमति जताई। यह इतना सरल नहीं है जितना तुम कह रहे हो, परंतु चूंकि तुम मेरे बचपन के मित्र हो इसलिए जब चाहो ब्याज सहित पैसे ले सकते हो। दानिश ने कहा, क्या किसी दस्तावेज पर यह सब नहीं लिखेंगे? हिमांशु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो पैसे अपने पास ही रख लो। अंततः दानिश ने पैसे हिमांशु को दे दिए और वापसी की तारीख निर्धारित की। इस प्रकार दानिश अपने व्यावसायिक विचार से प्रेरित महसूस करता है और मानता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई भी साहूकार उससे पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन साहूकार का बेटा करण दानिश के पास आता है और कहता है, दानिश, तुमने मेरे पिता से 5 साल पहले पैसे उधार लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा पैसा लौटा दो। करण की बात सुनकर दानिश हैरान होता है और सोचता है कि करण को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला। वह ऋषि के वरदान पर विचार करते हुए करण से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? करण ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा, यह देखो, तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज। झूठ मत बोलो और 1 हफ्ते के भीतर मेरा सारा पैसा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। दानिश इन घटनाओं से अचंभित हो जाता है। सभी साहूकारों के बेटे घर आकर उसे चुकाने की चेतावनी देकर चले जाते हैं। अपर्णा, दानिश की पत्नी, उससे कहती है, आपने मेरी बात नहीं मानी, यह आपके कर्मों का परिणाम है। अब हमें घर नीलाम करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों के साथ कहां जाएंगे? दानिश, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, कहता है, रुको, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं हिमांशु से अपना सारा पैसा वापस लूंगा और कर चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वह तुरंत हिमांशु के घर के लिए रवाना होता है, परंतु वहां पहुंचकर उसके घर को बंद पाता है। फिर वह हिमांशु के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछताछ करता है। महोदय जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आप बता सकते हैं कि साह हिमांशु का घर कहां है? लेकिन क्यों? क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ, बिल्कुल। पर वह है कहां? साहूकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके घर आए। हिमांशु ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूले और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप भी पीड़ितों में से एक है। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते देते थक गया हूं। वह आवारा है। अब तुम यहां से जा सकते हो। मक्खन लाल का उत्तर सुनकर दानिश चौंक जाता है और वरदान देने वाले ऋषि पर क्रोधित हो जाता है। वह अत्यधिक क्रोध में आकर
ऋषि से नतीजे के बारे में पूछने उनके पास आता है। ऋषि ध्यानमग्न होकर उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, आओ प्यारे दानिश, बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? दानिश ने उत्तर दिया, आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? ऋषि ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया दानिश? दानिश ने पिछले 5 सालों में हुई सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया और गुस्से में ऋषि को खरी खोटी सुनाई। उसकी बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, प्रिय दानिश, कृपया याद करें कि आपने उस दिन मुझसे क्या पूछा था। दानिश ने कहा, मुझे याद है, मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह मुझसे वापस ना मांगे। ऋषि ने समझाया, तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे पैसे वापस नहीं मांगे। तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उस पैसे पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि लोग आकर वापस नहीं मांगे, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। दानिश ने ऋषि से अपनी भूल स्वीकारते हुए कहा, आदरणीय ऋषि जी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मित्र ने जब मैंने उस पर भरोसा किया तो मुझे धोखा दिया। अब मुझे बताइए ऋषिवर, क्या यह उचित है? ऋषि ने उत्तर दिया, दानिश, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए तुमने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा किया और अपने दोस्त को दिया। फलस्वरूप तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें उसी तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखो कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज अपने पास नहीं रह सकती। जो कुछ भी आसान तरीकों से कमाया जाता है वह हमारे पास नहीं रहता, लेकिन अगर यह बुद्धिमानी और मेहनत से कमाया जाता है तो यह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। ऋषि की बात सुनकर दानिश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पछतावे के साथ कहा, आदरणीय ऋषि, मैंने सबक सीख लिया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने जीवन में कभी भी लोगों को पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। दानिश ने अपना घर बेच दिया और सारा कर्ज चुका दिया। वह उसी दिन से कड़ी मेहनत करने लगा और कुछ ही समय में उसने एक नया घर बनाया और हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसका एक वजीर कृष्ण था, जो जादूगर भी था। एक दिन बादशाह सलामत अपने नरम रेशमी बिस्तर पर नीम दराज थे और 2-3 नौकर उन्हें मोर पंख से हवा दे रहे थे। वह किसी सोच में गुम थे कि अचानक शोर से उनके सभी ख्याल बिखर गए। उन्होंने ताली बजाई और वजीर आजम को बुलाने का हुक्म दिया। वजीर आजम, जो एक निहायत नेक इंसान और बादशाह के सबसे काबिल वजीर थे, दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, यह शोर क्यों मचा हुआ है? वजीर आजम ने कहा, जहांपना, एक ताजिर अपनी कुछ बेमिसाल चीजें बेचने आया है। उसने ऐसी चीजें लाई हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। बादशाह ने हुक्म दिया तो उसे फौरन मेरे सामने पेश करो। ताजिर को दरबार में पेश किया गया। वह एक छोटे कद का शख्स था, जिसकी दाढ़ी थी और चेहरे पर बदसूरती की झलक थी, लेकिन उसके पास बेइंतहा खूबसूरत चीजें थीं। ताजिर ने बादशाह को झुककर सलाम किया और उसके पास जमूर और याकूब से बने हीरे की अंगूठियां और हाथी दांत के खंजर सहित कई अनमोल चीजें थीं। बादशाह ने ताजिर से कई चीजें खरीदी और जब ताजिर दरबार से रुखसत होने ही वाला था तो बादशाह ने उसे रुकने का हुक्म दिया। बादशाह ने पूछा, तुमने मुझे नहीं बताया कि इस छोटे से डब्बे में क्या है? ताजिर ने झुककर माफी मांगी और बताया कि यह डब्बा उसे बाजार में पड़ा मिला था। उसने कहा कि उसके बुढ़ापे की वजह से वह इसे दरबार में ले आया। बादशाह ने डब्बा हाथ में लेकर गौर से देखा और कहा, यह किसी ने बहुत होशियारी से बनाया है और इसके ढक्कन पर बनी नक्काशी किसी कलाकार की मेहनत की मिसाल है। ताजिर ने कहा, यह आपकी खिदमत में एक मामूली तोहफा है। बादशाह ने डब्बा खोला तो उसके अंदर सफेद पाउडर और कुछ लिखी हुई तहरीर थी जिसे वह पढ़ नहीं सके। बादशाह ने हुक्म दिया कि किसी बड़े आलिम को बुलाया जाए जो इस तहरीर को पढ़ सके।
पूरे मुल्क से कई उलमा दरबार में आए, लेकिन वे भी इसे पढ़ नहीं सके। आखिरकार एक बुजुर्ग आलिम ने तहरीर का तर्जुमा किया और बताया कि इसमें लिखा है, जो कोई भी दुनिया के किसी भी जानदार की भाषा समझना चाहता है और खुद को किसी भी रूप में बदलना चाहता है, उसे चुटकी भर इस पाउडर का सेवन करना होगा। फिर 3 बार मशरिक की तरफ मुंह करके सर झुकाना होगा और ऊंची आवाज में मताबुर कहना होगा। बादशाह ने इस तहरीर को सुनकर सभी उलमा से वादा लिया कि वे इस रहस्य को किसी से नहीं बताएंगे। फिर हंसते हुए वजीर आजम से कहा, यह अच्छा हुआ कि ताजिर इसे नहीं पढ़ सका, क्योंकि यह डिब्बा अनमोल है। कल सुबह हम दोनों इसका प्रयोग करेंगे। अगली सुबह आफताब के वक्त बादशाह और वजीर आजम महल से रवाना हुए। चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां एक सरस कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा था। बादशाह ने कहा, यह सरस अच्छा परिंदा है, हमें इसकी आवाज का मतलब जानना चाहिए। वजीर आजम ने कहा, चलो एक और सरस के करीब जाकर देखते हैं, लेकिन याद रखना अब हंसना नहीं। उन्होंने पाउडर का सेवन किया, मशरिक की तरफ मुंह करके 3 बार मताबुर कहा और पलक झपकते ही दोनों सरस बन गए। उनकी लंबी गर्दनें, सुर्ख टांगे और चमकीले पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर सरसों की आवाजें सुनने लगे। वे शायद मियाँ बीवी थे और बीवी को घरेलू काम न करने पर मियाँ से डांट पड़ रही थी। उनकी बातें सुनकर बादशाह और वजीर को बहुत मजा आया, लेकिन बादशाह हंस पड़े और जादुई शब्द भूल गए। दोनों अपनी असली सूरत में वापस नहीं आ सके और जीवन भर सरस के रूप में ही रह गए। वजीर आजम ने उसे हंसने से रोका और स्मरण दिलाया कि जहां पनाह, हमें हंसना नहीं चाहिए था। बादशाह ने कहा, हाँ सही कहा, मुझे याद नहीं रहा। वह कौन से अल्फाज थे जिन्हें बोलने से हम पुनः इंसान बन सकते हैं? वजीर भी उन अल्फाजों को अक्सर भूल चुका था। बादशाह ने भी उन शब्दों को याद करने का प्रयास किया। वह शब्द इमाइम से आरंभ होता था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। बादशाह सलामत बोले, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, लगता है अब हमें जीवन भर सरस ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन वे इसी प्रकार सरसों के रूप में झील के किनारे भटकते रहे। एक दिन बादशाह सलामत कहने लगे कि उन्होंने इंसानों की आवाजें सुनी है और यह उनकी बहुत मदद हो सकती है। वे किसी छत पर भी रह सकते थे। वह शहर के ऊपर विचरण कर रहे थे जब उन्होंने शोर की आवाज सुनी। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, हमारा मिर्जा बादशाह जिंदाबाद। मिर्जा कृष्ण वजीर का बेटा था। दोनों को उड़ते उड़ते शाम हो गई। बादशाह ने कहा, नीचे एक इमारत के पास कुछ भक्त दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। वे अपने पंख पड़ते हुए इमारत में उतरने ही वाले थे कि अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लगता है कोई रो रहा है, बादशाह ने कहा। मुझे तो यह किसी उल्लू की आवाज लगती है। और वास्तव में बादशाह सलामत की बात सही थी। वह एक मादा उल्लू थी। उसने 2 सरसों को अपनी तरफ आते देख खुशी से उनका स्वागत किया। फिर उसने पूछा कि वे कौन है और इतनी वीरान जगह में क्या कर रहे हैं। बादशाह और वजीर आजम जानवरों की भाषा समझते थे। माधव लो ने उन्हें बताया कि वे कृष्ण जादूगर के जादू का शिकार है। फिर मादा उल्लू ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि आज किशोर अपने दोस्तों के साथ यह जश्न मनाने आया हुआ है। वे और उसके दोस्त इस वीराने में आकर एक दूसरे को अपने जादुई कारनामे सुनाने आए हैं। हमें यहाँ छुपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। उन्होंने मोटे तने वाली एक पेड़ की आड़ से झांका तो किशोर को अपने दोस्तों के साथ खाते पीते और हंसी मजाक करते देखा। उसने यह बात सरगोशी में वजीर आजम को भी बताई। अब हकीकत इन दोनों पर खुल चुकी थी कि यह सब नूर की चाल थी। किसी बात पर वे सब ऊंची आवाज में हंसने लगे। फिर एक आवाज गूंजी। कोई पूछ रहा था, मुझे वह लफ्ज तो बताओ जो तुमने बादशाह सलामत को बताया था, जिससे वे दोबारा इंसानी सूरत में वापस आ सकते थे। वह एक जादुई लफ्ज था। जब वे खुली हवा में पहुंचे तो बादशाह मुड़ा और मादा उल्लू से कहने लगा, ऐ मेहरबान, तुम हमारी मदद न करती तो हम सारी उम्र सरस ही रहते। तीनों ने मगरिब की तरफ 3 डाबा झुककर मत कहा और पलक झपकते ही वे इंसान बन गए। माधव लो एक अत्यंत खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार कर चुकी थी। वह दरअसल बादशाह की एक कदम थी। लिहाजा बादशाह सलामत, वजीर आजम और कदम वापस अपने महल में लौटे, जहां उन्हें देखकर लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने इनका शानदार स्वागत किया, क्योंकि किशोर का बेटा
बादशाह बनकर उन पर अत्याचार कर रहा था। बादशाह सलामत ने फौजियों का एक दस्ता भिजवाया ताकि वह कृष्ण और उसके बेटे मिर्जा को गिरफ्तार करके ला सके। दोनों बाप बेटे खा पी कर सो रहे थे, इसलिए आराम से गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले सीतापुर नामक गांव में एक किसान मजदूर राजन अपनी गुजर बसर करता था। उसकी जीविका का साधन मात्र मजदूरी थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन खेत का सारा कार्य निपटाने के पश्चात राजन ने अपनी पत्नी राधा से कहा, आज का काम समाप्त हो गया, कल कौन सा कार्य मिलेगा यह नहीं जानता। राधा, मैं बहुत थक गया हूं, स्नान करके आता हूं, तब तक तुम भोजन परोस दो। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। राजन और राधा चिंतित थे, कितने दिन और बिना काम के रहेंगे, इस तरह तो जल्दी ही पैसे समाप्त हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें काम ढूंढना होगा। राधा ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, सही कहा, काम होगा तभी घर चलेगा, परंतु इस गांव के अलावा कहीं और किसानी का काम नहीं मिलेगा। अगली फसल आने तक 6 महीने का इंतजार करना होगा और उतना इंतजार हम नहीं कर सकते। राजन ने गंभीरता से सोचा, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। राधा ने सुझाव दिया, शहर जाकर काम देखते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मैं जाकर काम ढूंढ लूंगी, तुम यहीं रहो। राजन ने अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताई। ठीक है, पर शहर जाते ही काम कौन देगा? तभी राधा को याद आया, वहां हमारे एक रिश्तेदार आनंद चाचा हैं, क्यों ना आप उनसे मिल लीजिए, हो सकता है कि वे आपकी मदद करें। राजन को याद आया, आनंद चाचा ने पिछली बार त्योहार पर शहर आने के लिए कहा था, वे निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन राजन अपने आनंद चाचा से मिलने शहर पहुंचा। चाचा ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और बोले, राजन, पिछली बार मैंने कहा था ना कि शहर आओ, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिला दूंगा। राजन ने अपने सफर की कहानी सुनाई। देखो किशन, तुम ब्याज भरते रहोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना कर्जा दे सकता हूं। सेठ ने कहा, पर सेठ जी, आप 1 पर 10 ब्याज लेते हैं, दया कीजिए। इस बार ब्याज के रुपयों में केवल 5 ही दे पाऊंगा। सेठ ने गुस्से से कहा, ब्याज कम कर दूं? अगर चाहिए तो ले जाओ, वरना रहने दो। ब्याज कम करने की बात मत करना मुझसे। यदि आज मैंने तुम्हें कम ब्याज पर रुपए दिए तो कल सभी यही उम्मीद करेंगे। राजन ने समझौता किया, ठीक है, जैसा आपने कहा, मैं 100 पर 10 के हिसाब से ही ब्याज भरूंगा। उसने जमीन के कागजात सेठ को दिए और रुपए लेकर चला गया। किशन ने राजन को बताया, सेठ जी ने ब्याज कम नहीं किया। मैंने सोचा अपने दूध के धंधे में अधिक लाभ कमाऊंगा, इसलिए 3 गाय खरीदने की योजना बना रहा हूं। दोनों इस बातचीत में व्यस्त थे कि राजन ने आकर पूछा, आनंद जी का घर कहाँ है? किशन ने पहचानते हुए कहा, तुम सीतापुर के राजन हो ना? हाँ हाँ। और तुम किशन हो ना? हाँ। राजन, कितने वर्षों बाद मिल रहे हैं? राजन ने बताया, काम ढूंढने के लिए आया हूं, खेत का काम बंद हो गया है। मेरे चाचा आनंद जी यहां रहते हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूं। किशन ने कहा, आनंद जी तो मेरे चाचा है, तुम मेरे घर भी आ सकते हो, पास ही है। इसके बाद राजन सीधे आनंद जी के घर की ओर प्रस्थान करता है। उसे देखकर आनंद हैरान हो जाता है, अरे राजन, तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ? राजन ने जवाब दिया, वही चाचा जी, खेत का काम फिलहाल बंद हो गया है। आपने कहा था कि जब शहर आऊं तो मुझे काम दिलाएंगे, इसलिए सोचा कुछ दिन यहीं रुककर काम ढूंढ लूं। आनंद थोड़ी चिंता में पड़कर बोले, अभी अभी तो कोई काम मिलना मुश्किल है, मेरी नजर में फिलहाल कोई काम नहीं है। चलो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले भोजन कर लो और थोड़ा आराम कर लो। राजन के आने के बाद आनंद अपनी पत्नी कांता को जानकारी देते हैं। कांता झुंझलाकर कहती है, क्यों जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वह हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा? इतना खाना कौन बनाएगा? वैसे भी ऐसे लोग हमारे घर पर नहीं रह सकते, उसे जाने को कह दो। आनंद धीरे से कहते हैं, कांता, जरा धीरे बोलो, वह सुन लेगा तो बुरा मान जाएगा। अब जब वह यहाँ आ ही गया है तो उसे 2 दिन रहने देते हैं, बाद में काम न मिलने के बहाने वापस भेज देंगे। कांता गुस्से में कहती है, 2 दिन से 1 घंटा भी ज्यादा हुआ
तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी से कह देती हूं, समझ गए ना? आनंद ने कहा। ठीक है, लेकिन अभी उसे खाना तो दे दो, बड़ी दूर से आया है। फिर आनंद रोटियां ले जाकर राजन को देते हैं और कहते हैं, यह लो रोटी, खाकर आज रात झोपड़ी में सो जाना, हम कल सुबह बात करेंगे। राजन रोटियों से आती बदबू को सूंघकर कहता है, लगता है यह रोटियां बासी है, अगर इन्हें खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। यह सोचते हुए वह रोटियां फेंक देता है और झोपड़ी में सोने की तैयारी करता है। झोपड़ी में मच्छरों की बहुतायत देखकर वह सोचता है, इतना बड़ा घर है, क्या एक कमरा भी नहीं है मेरे सोने के लिए? चाचा जी को मैंने अपने घर में मान सम्मान से रखा था, शायद उन्होंने समझ नहीं पाया होगा कि मुझे कहां रखना चाहिए। इन विचारों के साथ वह सो जाता है। अगली सुबह वह आनंद से कहता है, चाचा जी, कल रात मैं सो नहीं पाया, मच्छरों ने बहुत काटा। आनंद जवाब देते हैं, अरे तू मेरी शिकायत कर रहा है? रहने की जगह दी वही बहुत है, अब तुझे वही रहना होगा। राजन ने कहा, चाचा जी, आप बुरा मान गए, मैंने तो बस यूं ही कहा था, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? आनंद ने कहा, हाँ, 2 रोटियां बनाई है तेरे लिए, ले इन्हें खा ले। राजन ने रोटियां खाकर कहा, ये रोटियां तो अच्छी हैं, कल रात आपने बासी रोटियां दी थी, बदबू के कारण नहीं खा पाया था। आनंद गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहा है, मैंने तुझे बासी रोटी दी थी, अब क्या पंच पकवान बनाकर रखूं तेरे लिए? खाना है तो खा, वरना चले जा। राजन ने सफाई देते हुए कहा, चाची जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, शायद गलती से आपने बासी रोटी दे दी थी। राजन जितने दिन वहां रहा, उसे एक दिन भी ठीक से खाना नहीं मिला, सोने के लिए ढंग की जगह भी नहीं दी गई। यह सब देखकर राजन सोचता है, मुझे यहां रहना पसंद नहीं है, ये लोग चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, जल्दी यहां से चला जाना चाहिए। आनंद ने कहा, राजन, क्या सोच रहे हो? देखो, कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हें नदी पर धोकर सुखा लाओ। राजन ने कहा, ठीक है चाचा जी, अभी चलता हूं। फिर राजन नदी पर जाकर कपड़े धोता है और घर के लिए किराने का सामान खरीदकर शाम को लौटता है। अगले दिन सुबह आनंद ने राजन को बुलाकर कहा, राजन, मैंने बहुत लोगों से बात की, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें वापस सीतापुर लौट जाना चाहिए, जैसे ही कोई काम मिलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। राजन निराश होकर बोला, ठीक है चाचा जी, तो मैं सीतापुर के लिए निकलता हूं। राजन को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, उसने सोचा था कि आनंद जी उसे काम दिलाएंगे, लेकिन यह जानकर उसे गहरा दुख हुआ कि गांव में कही गई उनकी सारी बातें झूठी थी। उसने महसूस किया कि यहां उसका कोई नहीं है जो उसे काम दिला सके। वह सोचते हुए घर लौट रहा था कि उसे रास्ते में किशन मिला। किशन ने पूछा, राजन, चाचा जी ने काम दिलाया क्या? राजन ने बताया, नहीं दोस्त, वह सब बातें झूठी निकली। किशन ने जवाब दिया, मैं जानता था, यहां कोई भी इंसान आनंद जी को पसंद नहीं करता, पर चूंकि वह तेरे चाचा जी हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। राजन ने कहा, अब कोई चारा नहीं है, बिना काम के मुझे कोई रोटी नहीं देगा, इसलिए गांव लौट रहा हूं। किशन ने प्रस्ताव रखा, देख, अगर तुझे बुरा न लगे तो मैं तुझे काम दे सकता हूं, तनख्वाह के साथ भोजन और रहने की जगह भी दूंगा, तू मेरे साथ काम करेगा? राजन ने उत्साह से कहा, सच में तू मुझे काम दिलाएगा? किशन ने समझाया, हां, मैंने हाल ही में 3 गायें खरीदी हैं, मैं गांव में घर घर दूध बेचता हूं, पर कुछ समय से ग्राहकों को समय पर दूध नहीं दे पा रहा हूं, तू मेरी मदद करेगा तो आमदनी का कुछ हिस्सा तुझे दूंगा, तुझे बस सुबह उठकर गायों का दूध निकालना है और कुछ घरों में दूध देना है। राजन ने स्वीकार किया, मुझे मंजूर है किशन, मैं तेरे साथ काम करने को तैयार हूं। किशन और राजन घर लौटते हैं। किशन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, आप भोजन कर लीजिए। राजन ने कहा, वाह, बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं। भाभी, बहुत बढ़िया है, किशन ने जवाब दिया, आज से आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा, इसे अपना ही घर समझिए। उस रात राजन भरपेट भोजन करता है। आनंद उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, तू इस घर में सोएगा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। राजन ने कहा, मैं तेरे उपकार कभी नहीं भूलूंगा किशन। अगली सुबह राजन को जगाकर किशन ने कहा, तू इन 2 गायों का दूध निकाल ले,
मैं और मेरी पत्नी बाकी गायों का दूध निकाल लेंगे। राजन ने कहा, ठीक है। किशन ने कहा, राजन, तू यह कर ले और मेरे साथ चल। मैं तुझे उन घरों का परिचय दूंगा जहां तुझे दूध देना है। राजन ने कहा, ठीक है। किशन अपने ग्राहकों से राजन का परिचय कराता है। फिर से उसने कहा, तुझे अब पता चल गया किसे कितना दूध देना है। अब से हर रोज यही काम करना होगा। राजन ने कहा, मैं यह जरूर करूंगा, मुझे सारे रास्ते याद है। उस दिन से किशन और राजन रोज सुबह दूध निकालते और ग्राहकों को पहुंचाते। कुछ दिन बीतने के बाद किशन ने राजन से कहा, ये लो, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई है। राजन ने कहा, मैं तेरा कैसा शुक्रिया करूं? जिसने अपना माना उसने तो अपमान किया, पर तूने बचपन की दोस्ती निभाकर मेरी मदद की, यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। किशन ने जवाब दिया, ऐसी बातें बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहा है? अब यह रख और अपना काम कर। राजन ने कहा, तुमने दोस्ती को याद रखकर मुझे काम दिया, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह मेहनत से काम करता रहा और हर महीने ईमानदारी से पैसे कमाकर अपने घर भेजता रहा। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन राजन ने कहा, किशन, अब मुझे सीतापुर लौट जाना चाहिए। खेत का काम शुरू हो जाएगा तो मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा। किशन ने उत्तर दिया, ठीक है राजन, पर जब भी शहर आओगे मेरे पास आना मत भूलना। राजन ने कहा, किशन, मेरे भाई, तूने दोस्ती की नाते इतनी इज्जत दी और मुझे काम दिया, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजन ने शहर से सीतापुर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में अंधेरा हो गया। जैसे ही वह दूसरे शहर में पहुंचा, उसने 2 डाकुओं को शहर में डाका डालने की बात करते सुना। एक डाकू ने कहा, आज हम किसी बड़ी पार्टी को लूटेंगे, सुना है इस शहर में बड़े रसूखदार लोग रहते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, ठीक है, इस बार सावधानी से काम लेना, पिछली बार तेरी वजह से पुलिस के हाथ लग गए थे हम। बस मेरे पीछे रहना, देख मैं क्या करता हूं। पहले डाकू ने कहा, तू मुझसे कह रहा है मैंने ही तुझे चोरी करना सिखाया है। खैर छोड़, अगर कोई आड़े आया तो उस पर चाकू से वार करके हटाना होगा। राजन ने सोचा, ये तो शातिर चोर लगते हैं, मैं इनका पीछा करता हूं और सही मौका देखकर इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। डाकू आनंद जी के घर में घुस गए। राजन ने देखा और सोचा, ये लोग आनंद चाचा के घर पर डाका डालेंगे, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अगर पुलिस को खबर करूंगा तो उनके आने से पहले ही ये चोर भाग जाएंगे। मैं किशन को लेकर आता हूं। राजन तुरंत भागकर किशन के पास गया। इधर डाकुओं ने आनंद और उनकी पत्नी को बांधकर सारा धन चुराया और बाहर जा रहे थे कि किशन और राजन ने उनका रास्ता रोक लिया। किशन ने कहा, सुनो, भला इसी में है कि चुपचाप पैसे रखकर लौट जाओ, वरना पुलिस के हाथों से बूढ़े पिटोगे। चोर ने कहा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ले मेरा मुक्का। किशन और राजन ने चोरों से जमकर लड़ाई की और उनसे सारा लूटा हुआ सामान वापस ले लिया। चोर वहां से भाग गए। राजन ने कहा, शुक्र है पैसे वापस मिल गए, चलो चाचा जी को ये लौटा दें। किशन ने कहा, तू क्यों उन्हें पैसे लौटाने की सोच रहा है, आराम से अपनी जिंदगी जी ले। राजन ने उत्तर दिया, अगर ऐसा करूंगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। चलकर उनको पैसे लौटा आते हैं। वे घर पहुंचे और आनंद और उनकी पत्नी की रस्सी खोलकर सारी बातें बताईं और पैसे वापस कर दिए। आनंद ने कहा, राजन, तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें कितना अपमानित किया था, तुम सब भूलकर हमारे लिए चोर से लड़ाई करके पैसे वापस ले आए। राजन ने कहा, यह सब मैं अकेला नहीं कर पाता, मेरे दोस्त किशन ने मेरा साथ दिया। आनंद ने कहा, तुम यहीं रहकर कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते। राजन ने उत्तर दिया, अगर हर कोई गांव छोड़कर शहर आने लगेगा तो खेती करने वाला कोई नहीं बचेगा, मुझे जाने दीजिए। किशन, तुम ही दिए पैसे तुम जब चाहो लौटा सकते हो, ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उस दिन से आनंद ने ब्याज पर पैसे देना छोड़ दिया और जरूरतमंदों की सहायता करते हुए अपना अच्छा नाम कमाया। राजन अपने गांव लौटकर खेती करता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाली से जीने लगा। कृष्णपट्टन नामक ग्राम में कोटी नाम का एक निठल्ला व्यक्ति निवास करता था। वह किसी प्रकार का कार्य नहीं करता था, बल्कि सारा दिन जुआ खेलने में बर्बाद करता था। तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं परिश्रम करके धन अर्जित करती हूँ, पूरा दिन तुम्हारी देखभाल करती हूँ
और तुम्हें उत्तम भोजन भी प्रदान करती हो, फिर भी तुम मुझसे जुए के लिए धन मांगते हो? उसकी पत्नी ने कष्ट से कहा, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, मना मत करना, दे दो, मैं तुम्हें शाम तक पैसा वापस लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो मेरा नाम कोटी नहीं। दे दो भाग्यवान, मना मत करो। कोटी ने विनती की, क्या पैसा पेड़ों पर उगता है? सारे पैसे जुए में बर्बाद कर देते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मुझे काम पर जाना है, जाओ यहां से। उसकी पत्नी ने कठोरता से उत्तर दिया, आज मेरा नसीब बहुत अच्छा है, आज तो मैं अवश्य जीतूंगा। कोटी ने आशा व्यक्त की। उसकी पत्नी ने उसे 10 रुपये दिए और कहा, दोबारा मुझसे मत मांगना। कोटी पैसे लेकर जुआ खेलने चल दिया। सुनो, मैं भी खेलूंगा, मुझे भी पत्ते डालने दो, उसने कहा। क्या आज बहुत जोश में दिख रहे हो? पैसे लाए हो? किसी ने पूछा। ये लो, मेरे पास पूरे 10 रुपये हैं, आज तो जीत मेरी ही होगी, कोटी ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ देर खेल के बाद कोटी अपने सारे पैसे हार गया। पत्ते फिर से डालो, इस बार मैं ही जीतूंगा, उसने कहा। पहले पैसे दिखाओ, फिर खेलना, उत्तर मिला। कोटी ने विनती की, 10 मिनट में पैसे लेकर आऊंगा। कोटी घर गया, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। ईश्वरी ने पैसे कहाँ रखे हैं, उसने सोचा। बिना पैसे वहां गया तो वे मुझे नहीं खिलाएंगे। उसने अपनी पत्नी के कंगन उठाए और बाजार में बेचने की सोची। कोटी अपनी पत्नी के कंगन लेकर जुआ खेलने गया, बिना उसे बताए। जुआ खेलते खेलते वह कभी जीतता और कभी हारता रहा। आखिर में उसने कंगन भी हार दी और खाली हाथ घर लौट आया। अगले दिन भी कोटी इस चिंता में था कि धन कहां से आएगा। वह हर दिन की तरह जुआ खेलने की तरकीब में लग गया। भैया रुकिए, काम पर जा रहे हो क्या? सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, शाम तक लौटा दूंगा, कोटी ने विनम्रता से कहा। क्या तुम मुझसे डांट खाने के लिए खड़े हो? पहले दिए हुए पैसे वापस नहीं किए और अब फिर मांग रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहां से, बड़े भैया ने उसे फटकारते हुए कहा। बड़े भैया के डांटने के बाद कोटी सोचने लगा, अब क्या करूं? हाँ, भाभी जी घर पर नहीं है। भैया के घर में बहुत सारे सोने के गहने होंगे, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। उन गहनों को बेचकर आने वाले पैसों से जुआ खेलकर गवाए हुए सारे पैसे एक ही बार में वापस पा लूंगा। इसके बाद वह अपने भाई के घर चोर की तरह घुसकर हाथ लगे हार को चुरा लेता है और जुआ खेलने चला जाता है। अरे ओ, फिर से आ गया तो? पैसे लेकर आए हो कि नहीं? नहीं तो खाली पीली देखने आए हो? एक जुआरी ने तंज कसते हुए कहा। अरे ज्यादा बकवास मत कर, ये देखो, ये हार बहुत महंगा है, कितने में खरीदेगा इसे? कोटी ने गर्व से कहा। इसका तो मैं 1 रुपया दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो चलते बनो यहां से, जुआरी ने कहा। यह बहुत कीमती हीरा है, कम से कम 100 रुपए का मोल है। मैं अभी शहर जाकर इसे बेचकर अच्छे पैसे ले आता हूं, कोटी ने उत्तर दिया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ज्यादा पैसे लेकर आओगे तो हमारा ही फायदा है, जुआरी ने हंसते हुए कहा। कोटी शहर जाकर अपने भैया के घर से चोरी किए हुए हार को बेचने के लिए दुकान पर जाता है। ये हार तुझे कहां से मिला? चुरा कर लाए हो क्या? दुकानदार ने संदेह से पूछा। नहीं नहीं, ये मेरी बीवी का है, हमें अभी कुछ पैसों की जरूरत है, बस इसलिए यह हार बेचना पड़ रहा है। जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे घर भी जाना है, कोटी ने सफाई दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, मगर इसका मोल बताने वाला आदमी अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा तुझे पैसे दे दूंगा। तब तक तुम बाहर जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें बुलाता हूं, दुकानदार ने कहा। इसके बाद दुकानदार सत्यम के पास जाता है और हार को दिखाता है। सत्यम हार को पहचान लेता है और कहता है, यह हार मेरे छोटे भाई का है, जिसे हमने बहुत दिन पहले हमारी ही दुकान से बनवाया था। सत्यम और दुकानदार मिलकर कोटी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। कोटी सत्यम को दुकान पर आता देख वहां से भाग जाता है। कहां है वो? कहां है? अब यहां क्यों रहेगा? आपको देखते ही भाग गया होगा, दुकानदार ने कहा। यह रहा आपका हार, इसे आप यहां से ले जा सकते हैं, दुकानदार ने हार सत्यम को सौंपते हुए कहा। अपने छोटे भाई की इस करतूत को देखकर सत्यम बहुत गुस्सा हो जाता है। वह घर वापस आकर अपने भाई वासु को सारी कहानी बताता है। दोनों मिलकर कोटी के घर वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। अंधेरा होते ही कोटी घर की तरफ आता है। हाँ, अब तो सारे लोग सो गए होंगे, आराम से घर जाऊंगा, उसने सोचा। अरे ओ कोटी, रुकना,
इसके बाद सत्यम और वासु दोनों कोटी को पकड़ लेते हैं। क्या रे, पहले तो केवल जुआ खेलता था, अब तो घर में चोरी भी करने लग गया है। अब तुझे छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। घर में उनकी बीवी के कंगन भी नहीं मिल रहे, अब तो घर में चोरी करके जुआ खेलने लग गया है। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह नहीं मानेगा। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। इस तरह अपने दोनों भाइयों से मार खाकर कोटी घर पहुंचता है। अब सही सबक मिला है तुम्हें। अपने घर में ही नहीं, दूसरों के घर में भी चोरी करने लगे हो जुआ खेलने के लिए। मैं तो चुप रह सकती हूँ, लेकिन कोई और तो चुप नहीं रहेगा। कम से कम अब तो सुधर जाओ और कोई अच्छा सा काम करो, उसकी बीवी ने उसे डांटते हुए कहा। अब तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकूंगा। मेरे अपने भाई लोग मुझे पकड़ के बुरी तरह मार रहे हैं। बाप रे, इनके बीच रहना मेरे लिए संभव नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर किसी को बिना बताए वह शहर जाने की योजना बनाता है। रास्ते में जंगल को पार करते समय कोटी खुद से कहता है, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। ऊपर से सब लोग मुझे मिलकर मारते हैं। मेरे अपने लोगों ने मुझे अपमानित किया है। आखिरकार मेरी बीवी भी मुझे पूरी तरह अपमानित कर रही है। क्या करूं अब? यह गांव छोड़कर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर से इनके पास कभी वापस नहीं आऊंगा। और तो और जुआ खेलने वाले सारे लोग तो मुझे और भी अपमानित कर रहे हैं। यह क्या है? इतने घने जंगल को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। यह तो बहुत भयानक लग रहा है। यहाँ पर तो रास्ते में कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। अब इस जंगल को पार करने में मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशबू, नर मांस की खुशबू। कोई तो नर मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, वह देखो, आज मैं नर मांस खाने जा रहा हूं। आने दो। नर, कहां जाओगे रे? आज तो तू मेरा खाना बन के यहां आया है। बाप रे, कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं फिर कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। वादा करता हूं। मैं तुझे क्यों छोड़ूं? इतने दिनों के बाद मुझे खाने के लिए नर मांस मिला है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं तुझे आज खा के ही रहूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 10 दिन नर मांस खाने की सुविधा देता हूं। मेरी बात पर यकीन करो। मुझे खाओगे तो बस एक आदमी खाने को मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हें 10 आदमी खाने के लिए मिल जाएंगे। इसका मतलब मुझे अगले 10 दिन तक नर मांस खाने के लिए दे सकते हो तुम? हाँ, यही ना? हाँ, तुम्हें तो खाने के लिए नर मांस चाहिए ना? मेरे बहुत सारे शत्रु हैं इस दुनिया में। उनमें से एक एक करके हर रोज तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तुम एक एक करके एक एक आदमी को हर दिन अलग अलग खा सकोगे, तो तुम्हें हर रोज अच्छा मांस मिलेगा। मेरे शत्रु भी कम हो जाएंगे। यह दोनों के लिए लाभदायक होगा। मुझ पर यकीन करो। आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मुझे तो रोज ही नर मांस खाने के लिए मन करता है। तुम्हारे कहने के हिसाब से कम 10 दिन में नर मांस खाऊंगा। ठीक है, तुझ पर यकीन करके छोड़ रहा हूं। अगर तूने मेरा वादा नहीं निभाया तो तुझे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल कर मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझ पर यकीन करो, आज ही मैं तुम्हें खाने के लिए एक आदमी मिलाकर दूंगा। मुझे जाने दो, कोटी ने आश्वस्त करते हुए कहा। इसके बाद कोटी उस राक्षस से 10 दिन तक एक एक नर लाने का वादा करता है। वहां से निकलकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ता है। बाप रे, अभी तो उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन अब नर मांस कहां से लाऊंगा? अगर मैं यहां से भाग गया तो वह राक्षस मुझे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालेगा। इससे बचकर भागना बहुत कठिन है। हाँ, एक उपाय है। अब मैं सीधा जुआ खेलने जाऊंगा और वहां मुझे अपमानित करने वालों को एक एक करके जंगल में लाकर राक्षस के हवाले कर दूंगा। इससे मैं अपमान का बदला भी ले सकूंगा और राक्षस मेरे बारे में कुछ उल्टा नहीं सोचेगा। ऐसा सोचते हुए वह सीधा जुआ खेलने वाली जगह पर पहुंचता है। क्या हुआ रे कोटी, तू फिर से आ गया? क्या आज पैसे लेकर आए हो कि नहीं? और वो हार कहाँ गया? अरे वो हार, जरा पास में आ। मेरी बातें लोगों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा राज है। हाँ तो जल्दी बोल, खाली मुझे ही बताने वाला राज क्या है? कुछ भी नहीं रे, मुझे एक खजाना मिला है जिसमें बहुत सारा सोना है। मैंने तुझे जो हार दिखाया था वह तो उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं है। उसमें और भी कीमती चीजें हैं। ऐसा है क्या? अरे तुम तो बड़े भाग्यवान निकले रे। उतना बड़ा खजाना मिलना मामूली बात नहीं है। कहाँ है वो खजाना? वो खजाना तो हमारे गांव के नजदीक के घने जंगल में पड़ा हुआ है। उसे अकेले लाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो दोनों मिलकर उस खजाने को यहाँ ले आएंगे और उसमें से तुम्हें आधा हिस्सा मैं दे दूंगा। और बोलो, क्या चाहिए? जोर से मत बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो हिस्सा मांगेंगे।
इसलिए जरा आहिस्ता बात करो। चलो, हम दोनों मिलकर जंगल जाएंगे उस खजाने तक, मगर उस खजाने में से आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तुम्हें मेरे बारे में तो मालूम है ना? अरे मुझे पता है, इसलिए तो तुझे लेकर जा रहा हूं। मैं तो तुम्हारे गांव की सरहद पर इंतजार करूंगा। तुम इन लोगों को कुछ जरूरी काम का बोलकर सीधा वहां पर पहुंच जाना, ठीक है? हाँ, मैं जा रहा हूं। इसके बाद रमना को लेकर वह जंगल के रास्ते जाने लगता है। क्या रे, कितनी दूर जाना है? मैं तो थक गया, अब बहुत दूर तक आ गए हैं। दिखने में तो यह बहुत घना जंगल लग रहा है। हाँ, बस पहुंचने वाले हैं, और कुछ ही दूर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, लो, पहुंच गए। इस तरह वे राक्षस की रहने की जगह पर पहुंचते हैं। तूने अपना वचन बखूबी निभाया है मेरे मित्र। मुझे तुझसे दोस्ती करके अच्छा लग रहा है। इनको ही मुझे खाना है ना? हाँ, यही मेरा प्रथम शत्रु है। इसकी वजह से ही मुझे जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। अब तुम अपना काम शुरू करो। क्या है ये? और ये राक्षस कौन है? और तुमने इसके मित्र कैसे बन गए? तुमने तो मुझे कितनी बार अपमानित किया था रे। इतने दिनों के बाद मुझे बदला लेने का मौका मिल रहा है। आज तो तू ही इस राक्षस का आहार है, समझा? चलो चलो जाओ। यह तो सरासर धोखा है। तुझ जैसे आदमी पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी भूल की है। मेरी तो मति मारी गई थी। अब बातें बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो दोस्त, मैं इसको लेकर जा रहा हूं खाने के लिए। हम कल तुम ठीक इसी जगह पर दूसरे नर को लेकर पहुंच जाना। अब तुम जा सकते हो। इसके बाद कोटी अपने मित्र को, जिसने उसे जुआ खेलने की आदत लगाई थी, राक्षस को सौंप देता है और अपने घर लौट आता है। इसी तरह हर दिन जुआ खेलने वाले एक व्यक्ति को वह जंगल में ले जाकर राक्षस को सौंप देता है। देखो मित्र, आज से हमारा समझौता खत्म हो गया है, तो अब मुझे जाने की इजाजत दो। जाने की इजाजत? क्या बात कर रहे हो दोस्त? कल तुम्हें मेरे लिए एक नर को लाना ही पड़ेगा। ये क्या है? मैंने तो केवल 10 दिन तक तुम्हें नर मांस खिलाने का वादा किया था, और वादे के अनुसार आज तो 10 दिन की मोहल्लत पूरी हो गई है। 10 दिन से मुझे नर मांस खाने की आदत पड़ गई है। अब फिर से जीव जंतुओं को खाने का मन नहीं करता है। चुपचाप से ऐसे ही हर रोज मेरे लिए एक नर मांस लेकर आना, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा न करने की तुम सोचना भी मत, समझे? तुम तो मित्र के साथ विद्रोह कर रहे हो। तुम तो नर मांस खिलाने की जगह मुझे खाने की बात कर रहे हो। इससे बढ़कर मित्रद्रोह आखिर कौन हो सकता है? तुझ पर यकीन करके मैंने 10 लोगों को तुम्हारे आहार के रूप में सौंप दिया है। अब वैसा ही कल भी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहीं पर भी छुपे होंगे, तुझे ढूंढकर उसी वक्त खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। कल से मैं किसी न किसी को लाकर तुम्हें आहार के रूप में सौंप दूंगा। वैसे राक्षस के पास से वापस आने के बाद कोटी रास्ते में सोचता है, लगता है यह राक्षस तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अब तो मैंने सारे शत्रुओं से छुटकारा पा लिया, मगर एक और मुसीबत आन पड़ी है। अगर मैंने इस राक्षस की बात नहीं मानी तो यह मुझे छोड़ेगा ही नहीं। एक काम करूंगा, मुझे मेरे दोनों भाई धक्के मारकर घर से निकाल रहे थे ना, अब उन लोगों को ही मैं यहां पर ले आऊंगा। हाँ, उन दोनों ने छोड़ दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे तो हर रोज एक नया नरमांस चाहिए। मैं कहां से लाऊंगा? लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। आज तो घर जाने के बाद यह बात ईश्वरी को बतानी है। उस दिन कोटी घर जाने के बाद सारी बात अपनी बीवी को बताता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अभी भी इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हो, और यहां तक कि अपने भाइयों से मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे। अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है। तो मैं क्या करूं? अगर किसी ने किसी को नहीं लेकर गया तो वह मुझे मारकर खाने की धमकी दे रहा है। देखो, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें अपने परिवार को पहले बताना चाहिए। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी बात मानो और यह बातें जाकर अपने भाइयों से कह दो। वे दोनों बहुत अच्छे हैं, वे तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर कोटी अपने भाइयों के पास जाता है। एक दिन वह हम सबको खा जाएगा। अब तो उसको मारने का उपाय निकालना ही होगा। उसके भाइयों ने कहा, कोटी, तुम एक काम करो। उन्होंने सलाह दी। अगले दिन कोटी एक बकरी लेकर राक्षस के पास जाता है। आज के दिन तुम इस बकरी को खा लो। कल तुम्हारे लिए मैं 2 आदमियों को लेकर आऊंगा। मुझ पर यकीन करो। हाँ, जरूर, राक्षस ने कहा। अगर तुमने कहा है तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, आज तो इस बकरी को ही खा जाऊंगा। मैं बेहोशी की दवाई के कारण 1 घंटा उठ नहीं पाएगा। इतने में हमें इसे खत्म करना चाहिए। कोटी के भाइयों ने योजना बनाई। अब देखो, यह मर गया है,
अब तुम्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए। कोठी, ऐसे बुरे दोस्तों की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब तो तुम जान गंवाने में तुले पड़े हो। देखो, तुम्हें कुछ कामकाज करने के लिए पैसे हम दे देंगे। चिंता मत करो। उन पैसों से कुछ जमीन खरीदकर खेती बाड़ी करके अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो और अपनी पत्नी की बातें मानना सीखो। यही तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार कोठी ने अपने शत्रु समझने वाले भाइयों को अपना सहारा बनाया। वे दोनों बड़े प्यार से अपने भाई की मदद करते हैं। इस घटना के बाद कोठी और उसकी पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करते हुए आराम से जीवन यापन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।